गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कोवेलेंट रेडियस हमने बात की थी, वॉन डेर वाल रेडियस की बात की थी एंड मेटालिक रेडियस की बात की थी। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट की स्लाइड में मैं छूट गया था कि हाइड्रोजन और हीलियम वाला, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो हम ऐसा अगर ये बढ़ रहे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। मतलब हालांकि डिक्रीज होना चाहिए था बट इंक्रीज हो रही थी, जो कि मतलब एक्सेप्शन था। तो लास्ट वीडियो के कुछ सेकंड्स स्लाइड से मतलब हट गए थे, तो मैं आपको छोटा सा कर दूं एक्सप्लेन कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या था, हीलियम का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा था किससे, हाइड्रोजन से, जबकि अलोंग द पीरियड ये क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में मैंने कहा था कि ये वॉन डेर वाल रेडियस होगी, क्योंकि हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक कोई इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो एक वॉन डेर वाल इंटरेक्शन की मतलब वजह से ये जितना पास आ सकते हैं, तो उस केस में जो रेडियस होगी उसका हाफ, दैट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल ये रेडियस। बट हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड H और H के बीच में, इसी वजह से ड्यू टू द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से अधिक होता है। ठीक है, हालांकि आपने वो चीज़ जो मैंने शो किया था वो आपने मतलब पढ़ लिया होगा। तो आइए मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। कुछ लोग इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मतलब बोलते हैं। सारी चीज़ें एक ही हैं, बट ये चीज़ है क्या, देखिए आप थोड़ा सा बेसिक में अगर मैं आपको ले चलूँ, सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके बाहर से सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हो सकता है यहाँ 2 हैं, यहाँ 8 हैं, ठीक है, कुछ भी, और यहाँ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सपोज दिस इज द एटम एक्स बोल देता हूँ, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्स एटम मान लीजिए। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग जेड इफेक्टिव भी मतलब बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन हो, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है, इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली मुझे बाहर से क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा इसको, ताकि ये अंदर से अट्रैक्शन फोर्स इसका हट जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली रिमूव हो जाए। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं दूंगा यहाँ से इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही मेरा क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन को ये निकाल रहा हूँ तो दिस इज माई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को निकाल रहा हूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरे को निकाल रहा हूँ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए सिंपल सी चीज है, एक्स मैंने क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म अ गैसियस आयन इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मीन्स गैसियस आयन है, मान लीजिए एक्स गैसियस फॉर्म में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो अब ये एक्स क्या बन जाएगा बताइए, ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस, एक कैटायन फॉर्म हो गया, एक्स गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, अब ये क्या बन चुका है, गैसियस आयन बन चुका है। तो इस पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी मुझे एनर्जी लगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बोलो बात क्लियर है। तो जो एनर्जी मैं बाहर से दे रहा हूं वो या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी, या किलो कैलोरी पर मोल होगी, या किलो जूल पर मोल होगी। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन मैंने ग्राउंड स्टेट से निकाल के उसको आयन में कन्वर्ट कर दिया, अब देखो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको मतलब समझना है, और सारी प्रॉब्लम इसी के आसपास आपको घूमती हुई मिल जाएगी। अब जो गैसियस आयन बन चुका है, एक्स प्लस गैसियस आयन, अब बताओ इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि टफ होगा भाई। अब तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये वाला ऑर्बिट पूरा गायब हो चुका, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये तो अब न्यूक्लियस से और ज्यादा क्लोज हो चुका है, मतलब यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 गैसियस आयन बन जाएगा। एक अब यहां पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी 2, इसको मैं बोल दूंगा IE1, बोल सकता हूं। अब फिर उसके बाद ये वाला ऑर्बिट से भी निकाल दिया आपने, अब तीसरा भी निकालना चाह रहे हो आप, अब तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से इस आयन से इलेक्ट्रॉन को ये निकालना, फिर भी मान लो आपने दे के निकाल दिया गैसियस आयन। हालांकि मतलब प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं है, मैं आपको हाइपोथेटिकली इस चीज को समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, +3 गैसियस आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और निकला, तो इस एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट, IE3। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे कहाँ देना ये मतलब पड़ेगा, तीसरे वाले में। कहाँ देना पड़ेगा, तीसरे वाले में। तो मैं बोलूंगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी
सबसे ज़्यादा, फिर IE2 और सबसे कम कौन सी, IE1। ये ऑर्डर ये बनेगा, ये ऐसे बनेगा, IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन IE3। बोलो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म ए गैसियस आयन। उसको आयन में कन्वर्ट ये करने के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हो उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल रहे हो आइसोलेटेड गैसियस एटम से, इट्स कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, कोई भी एटम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आइए उन फैक्टर्स की बात ये कर लेते हैं। तो हेडिंग जो है वो लगा ले, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस ये करके देता हूं। तो फर्स्ट वन इज, नोट करें, एटॉमिक साइज। क्या होता है? एटॉमिक साइज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अब आप ध्यान से इस चीज को यहीं पर इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। ठीक है, अब आप समझो मेरी बात को कि अगर एटॉमिक साइज, मान लीजिए एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है, एटॉमिक साइज क्या है, ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी ऐसा, ऐसा क्यों होगा? अब आप समझो, दिस इज द न्यूक्लियस। मान लो किसी एटम का साइज इतना था, मान लो एक एटम आपके पास ये है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, मान सकता है चौथा सेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा क्लोजली बाइंड होगा ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पर जो केस है, इस केस में न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की सेल की डिस्टेंस क्या, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी ये होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन से मतलब जुड़ा हुआ है, बट ये तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो बहुत स्ट्रांगली क्या होगा, अटैच होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है, मतलब बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और साइज अगर कम है तो, अगर साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट नोट ये करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, नया वर्ड आ गया, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये समझाएंगे अपने को पढ़ना अभी पी ब्लॉक के अंदर, इनर्ट पेयर इफेक्ट सब समझेंगे वन बाय वन। बट अभी समझ ले, स्क्रीनिंग का मतलब होता है ढकना, किसी चीज को शील्ड ये कर देना, या शील्डिंग इफेक्ट भी बोल दो। अब यहाँ पर क्या होगा समझ लो थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, ये और ये इलेक्ट्रॉन है। अब समझो आप बात को, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ये न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होना चाहेगा, और ये वाला भी चाहेगा अट्रैक्ट होना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल्शन नहीं करेगा, ये इसकी तरफ आने नहीं देगा, इसको शील्ड करके रखेगा न्यूक्लियस की तरफ। तो शील्ड करके अगर ये रखेगा तो इस पर रिपल्शन करेगा, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा बाहर भी रहेगा, मतलब कम अट्रैक्शन फील ये करेगा। ठीक है, तो उस वजह से इसको निकालना आसान होगा। ठीक है, मेन ये समझो कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब ये इसको बिल्कुल ही आने नहीं दे रहा, बिल्कुल भी इसको ढक दे रहा, भैया नहीं तुम यहाँ टच आओगे नहीं, हाँ यहाँ बिल्कुल इस पर रिपल्शन, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हालांकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट भी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अभी आप ये समझो कि सपोज आप ऐसे समझो, ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ये बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और उससे बाहर वाली सेल में ये इलेक्ट्रॉन है, समझो बात को। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होता है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो माइनस, तो ये भी होना चाहेगा अट्रैक्ट, लेकिन ये क्या करेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये इसको आने नहीं देगा, बोलेगा नहीं, इसको रिपल्शन से ढकेगा, मतलब स्क्रीनिंग ज़्यादा करेगा। तो ये ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको निकालने के लिए कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बहुत बेसिक सा रीजन है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा बात करते हैं बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज। तो ध्यान रखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो कि भैया न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके चल रहे थे ना, तो यहाँ को चल रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज का डेंसिटी बढ़ रहा है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम चल रहे तो यहाँ बाहर पे इलेक्ट्रॉन्स, बाहर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स 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 एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही हम चल रहे हैं तो देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते रहेगा न्यूक्लियस की तरफ, इसको निकालना और मुश्किल, देने वाली बाहर से जो एनर्जी दे रहे हो उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा लगेगा। मींस न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, उसमें हम लोग करेंगे बात वन बाय वन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रखता है इंपॉर्टेंस, कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो निकलना मुश्किल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, जो कि आप एसपीडीएफ से समझ लेंगे, ठीक है। अब ये बात हुई तीसरा शेप ऑफ, चौथा बात कर लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब देखिए ऑर्बिटल का शेप स्टूडेंट क्या है, जो एस ऑर्बिटल होता है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है। पी ऑर्बिटल उससे थोड़ा और दूर होता है, पी, फिर डी होता है और फिर कौन होता है, एफ होता है। तो भाई ऐसे एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन होगा या एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो इट इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा। तो ये न्यूक्लियस से अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड होगा ड्यू टू चार्ज, तो इसको निकालना मुश्किल। तो एस में इलेक्ट्रॉन है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, उस केस में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ज्यादा होगी। जैसे D5 है, जैसे ऑर्बिटल की बात ही करेंगे ना, तो D में हम लोग ये जानते हैं, देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर मान लो D5 की ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और एक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है D6, मान लीजिए क्या है D6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ तो D5 है, हाफ फील्ड है, कंप्लीट हाफ फील्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये D6 है, एक निकल जाए, ये चाहेगा कि यार ये वाला निकल जाए यहाँ से, तो मैं भी क्या बन जाऊँ, D5, तो मैं भी स्टेबल हो जाऊँ, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, और D5 वाला स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं और एक रेगुलर जो बेसिक ट्रेंड है उसको ये मतलब ये समझ लेते हैं, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पांचों भी पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होंगे तो वो स्टेबल होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अगर हाफ फील्ड नहीं है, मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट को समराइज करके अगर हम आगे ट्रेंड पे चले हैं, जो बेसिक ट्रेंड क्या बोलता है, देखिए आप समझे बात को। बेसिक ट्रेंड ये बोलता है कि अगर आप अलोंग द पीरियड ये चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, मैं बता के दिखा देता हूँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। चलो मैं एग्जाम्पल लेके ये आपको वैल्यूज भी दिखा देता हूँ। एटॉमिक नंबर ये बोलिए 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, एक्सेप्शन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भैया इसके पास क्या होगा, +3, न्यूक्लियर चार्ज +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अभी आपने बताया था न्यूक्लियर चार्ज वाला जो पैटर्न था, ये वाला न्यूक्लियर चार्ज, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं, देखो एक्सेप्शन यहीं पर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखो ट्रेंड अगर देखें तो लिथियम के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू निकल के आती है वो 520 निकल के आती है, ठीक है, किलो जूल पर मोल की बात कर रहा हूँ, किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू याद नहीं करनी, बिल्कुल समझने के लिए खाली। बेरिलियम का वैल्यू आता है 899, बोरॉन का वैल्यू आता है 801, कार्बन का वैल्यू आता है 1086, याद नहीं करना बिल्कुल भी। 1402, पता चल रहा कुछ रटने मतलब बैठ गए। 1314 इसकी होती है फ्लोरीन की 1681 और नियॉन की होती है 2080। अब आप समझो भाई लिथियम से बेरिलियम की तरफ को गए, चार्ज ये बढ़ा 520 से 899, ठीक बात है। बेरिलियम से बोरॉन चले गए तो और बढ़ना चाहिए, तो क्या हो गया, 801 हो गया ना।
520 से 899 फिर 801, ठीक है। तो ये कम हो गया, क्यों हुआ? चलो चेक कर लेते हैं। बेरिलियम की बात मैं करूं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। और वही बात करूं बोरॉन की तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। बोलो होगा? अब ध्यान से समझे, 1s2 ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p1। अब समझो बात को, ये भैया बेरिलियम के केस में क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 ही है। बट यहाँ देखो बोरॉन के केस के अंदर क्या हुआ? 1s2 2s2 2p, एक इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया। ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2p में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो मतलब इसको निकालने के लिए थोड़ा कम एनर्जी लगेगा। और वैसे भी ये p में है, और वैसे भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऐसा कुछ सीन भी नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और वही चीज आपको देखिएगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। देखो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के केस में कितना ये दिखा रहा है? 1402, तो 1402 है। ऑक्सीजन का केस देखो 1314, भैया तो बहुत कम हो गया। चलो चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये पूछा भी जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब समझो, यहीं पर आपको ये समझा भी दूंगा मैं। नाइट्रोजन का आ जाओ 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन आ जाओ 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 3 2 5 2 7, 4 2 6 2 8। इसको ऑर्बिटल भी ये बना लेते हैं। देखो 1s2 हो गया, ये हो गया अपना 2s2, ये हो गया अपना 2p3, 1 2 3। यहाँ पर आ जाओ 1s2, ये दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p4, 1 2 3 4। समझना बहुत अच्छे से। अब आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिया आपने भाई। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बढ़ रहा है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। इसका आता है भैया 1314, इसका आ रहा है भैया 1402, 1402। अब ऐसा क्यों हो रहा है? समझे बात को। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो 1s2 2s2 2p2, p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ भी p है हालांकि, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इसको निकालेंगे यहाँ से, इसको निकालने में मुश्किल होगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इसलिए आपको कितना देना पड़ा? 1402 किलो जूल पर मोल। बट वही केस अगर ऑक्सीजन का है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर ये कहीं से निकल जाए तो बाकी बचा हुआ फिर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहेगा कि ये झंझट यहाँ से निकल जाए, तो 1314 में ही ये निकल जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद क्या हो गया? कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी? इतने। अब क्या हो गया? 1 2, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट? अब देखो 1 2 3। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली इसको निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये स्टेबल हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, व्हाइल दैट ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। आई थिंक आपको ट्रेंड समझ में आ चुका है, ठीक है। सिंपल है स्टूडेंट। वहीं अगर हम लोग किसी ग्रुप में चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो आयनाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, उसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो on moving top to bottom in a group, the ionization energy decreases because the number of cells increases, so the distance from the outermost electron from nucleus is also increases, so that's why ionization energy decreases. While that of moving along the period from left to right, nuclear charge increases, so that's why the ionization energy will increases. But there are some exception because of the stable configuration, nuclear charge, screening effect, stable electronic configuration. तो आप 5वां पॉइंट इसमें लिख भी सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी होंगी। इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लें, और फिर हम मिलेंगे आपको अगले कुछ इसके क्वेश्चंस के साथ कि आयनाइजेशन एनर्जी के जो क्वेश्चंस होंगे इस पर कुछ बेस्ड आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, और दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन ये कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपको कुछ 1-2 असाइनमेंट एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर मिल जाएंगे। सो मेंटेन योर नोट्स। इफ यू लाइक एनीथिंग यूजफुल फॉर यू, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।